नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो राष्ट्रपति से संबंधित ये श्रृंखला हमारी रहेगी। इस श्रृंखला से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। चाहे आप UPSC की परीक्षा ले लीजिए, UPPCS या अन्य जितनी भी राज्यों के अंतर्गत जो PCS लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं या समूह से स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक राष्ट्रपति, जिसे हम कहेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, हमें पहले समझना होगा कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इससे पूर्व हमें समझना होगा राष्ट्रपति के संबंध में हमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेनी होंगी। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता और उसका प्रतीक होता है। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत कहा गया है अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह भारत का एक राष्ट्रपति होगा या प्रथम नागरिक होगा या राज्य का ये प्रमुख होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 के अंतर्गत के अनुसार ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 52 है क्या। देखिए, राष्ट्रपति को समझना बहुत सरल है, मगर इसे हमें विस्तार पूर्वक समझना अत्यंत आवश्यकता होगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, उसमें कहा गया अनुच्छेद 52 में कहा गया है होगा, एक शब्द वहाँ पर आया है, उसका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होगा भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव क्या होगा, विद्यमान होगा। देखिए, जो होगा शब्द आया है ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इसे गढ़ा गया है। इस शब्द का जो अर्थ होगा, देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। सदैव, हमेशा ये पद को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, और यह पद ना तो कभी रिक्त हो रहेगा और ना ही कभी इस पद को कभी समाप्ति किया जाएगा। ये हमारे जो भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में जो संघीय कार्यपालिका होती है दोस्तों, क्या होता है, राष्ट्रपति उसका क्या होता है, प्रधान होता है। और संघ की जितनी भी सभी कार्यपालिकाएं होती हैं और उनकी शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती हैं। देखिए, हमारे देश के अंतर्गत जितनी भी कार्यपालिकाएं हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या है, निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार जो स्वयं या फिर जो अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से वो करता है। ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 53A के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, फिर से मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा। जो राष्ट्रपति को जितनी भी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो उसके अंतर्गत निहित होती हैं दोस्तों, जब उनका वह प्रयोग करता है वो स्वयं या फिर जो उसके अधीनस्थ जो अधिकारीगण होते हैं ये उनके माध्यम से करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 53A के अंतर्गत इस चीज को संपादित करता है। ठीक है, और उसके साथ ही जो भारत सरकार की जितनी भी समस्त क्या होती हैं, कार्यपालिकाएं होती हैं, जो कार्यवाहक क्या होता है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का क्या होता है, इन कार्यपालिकाओं का ये क्या होता है, प्रधान होता है। क्योंकि जो कार्यपालिका की यदि हम बात करें दोस्तों, उसका जो वास्तविक शक्ति होती है, जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति जिसमें निहित होती है, वो प्रधानमंत्री प्लस आपके मंत्रिमंडल के अंतर्गत ये निहित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, राष्ट्रपति की पद की जो अर्हताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा। ये कहा गया है इसमें, वह क्या है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहा गया है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की अगर वो आयु पूरी कर देता है कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करता है, तो ये शर्तें होनी चाहिए कि वो भारत का राष्ट्रपति, भारत का नागरिक हो, साथ ही वो उसने 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य जिसे हम कहते हैं सांसद जो होते हैं, वो चुन के आने की उसके अंतर्गत योग्यताएं हों। ठीक है, और
दूसरा जो है वह किसी जो शर्त दी गई है इसके अंदर, देखिए शर्त का उल्लेख संविधान में क्या है, शर्तें होंगी या किसके लिए होंगी, इसका अभी उल्लेख पूर्ण रूप से हमें देखने को नहीं मिलता। बस इसमें एक शर्त रखी गई है, वह कोई भी पद का लाभ धारण ना किया हो। देखिए वह किसी भी पद का लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ के पद के लिए हम बात करें तो अगर आप देखोगे राष्ट्रपति के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, जो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की गई है, उसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि लाभ के पद को इन्होंने किस रूप में, उन्होंने जो संविधान के अंतर्गत लाभ का पद क्या माना गया है, इसको पूर्ण रूप से इसको क्या कहे, इसको विस्तार पूर्वक उसको डिटेल में दिया नहीं गया कि किस पद को इन्होंने लाभ का पद माना गया। मगर इसमें जो ये कहा गया है दोस्तों, वह कोई भी लाभ का पद धारण न किया हो। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, देखिए इसके अंतर्गत जो क्या गया, राष्ट्रपति के लाभ के पद के अंतर्गत बनाया गया कानून संसद बनाता है। अब देखिए, अब कहने की बात यह है, जो राष्ट्रपति का जो लाभ का पद है ना, इसको बनाने की जो शक्ति है, इसके अंदर जो कानून बनाने की, कि लाभ के पद को संसद किस चीज को मानती है कि भैया ये लाभ का पद होना चाहिए, तो जो इससे संबंधित जो कानून होगा वो संसद इसको बनाती है, और लाभ के पद में क्या होगा क्या नहीं होगा, इनका निर्णय भी राष्ट्रपति के हाथों में ही दे दिया है। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब देखिए राष्ट्रपति का पद जो होता है उसमें जो शर्तें दी गई हैं कि लाभ का पद क्या होगा, ये भी राष्ट्रपति के अंतर्गत ही इसको रख दिया गया है। अब किस चीज़ को हम लाभ का पद माने, यहाँ पर थोड़ा सा शंका है, इसको संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नहीं माना गया है। ठीक है, अब यदि मैं बात कहूँ लाभ के पद के अंतर्गत, देखिए लाभ के पद का जो निर्धारण होता है दोस्तों, वो संसद द्वारा किया जाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में जो कंडीशन है, देखिए राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या जो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, या संघ की बात करें, या अथवा राज्यों के जो मंत्री परिषद के जो पद हैं, उसको क्या है, लाभ के पद नहीं माना गया। अब देखिए किन को लाभ के पद नहीं माना गया, इस पर से कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को चुनने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होनी चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी, वो किस, देखिए इसमें जो शर्त दी गई है वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया होगा। अब देखिए इसमें लाभ का पद कौन से नहीं है, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें कहा गया है, जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का पद, जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं, जो संघ के और राज्यों के जो मंत्री पद हैं, उनको लाभ के पद से इनको बाहर माना गया, ये लाभ के पद नहीं होंगे। अब भैया बचा क्या फिर जो लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे संविधान में थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, अब अपवाद की यदि मैं बात करूँ, क्या अपवाद है इसमें, अपवाद भी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए अपवाद क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, अपवाद है ये, मैंने जो अभी आपको बताया। थर्ड है आपका राज्यपाल, और जो संघीय मंत्री और राज्य मंत्री का ये पद क्या है, ये लाभ के पद के अंतर्गत से इसे बाहर रख दिया गया है। ठीक, अब मैं यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊंगा, भारत में जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया भारत में अपनाया गया था, जिसे हम जो विदेशी स्रोत के तत्व कहते हैं, भारत के संविधान में जो विदेशी तत्व लिए गए हैं वो संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो लिए गए हैं। भारत में जो ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, उसमें जिस प्रकार से ब्रिटेन का जो राजा और यदि मैं रानी की बात करूं, वो देश का क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, और ठीक उसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। देखिए संविधान के अंतर्गत उसको वो पद सौंपा गया है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं, देखिए जो भारत में संघ कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और इसका प्रयोग वह स्वयं के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अंतर्गत इस चीज़ को करेगा। इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा, उनके अनुसार क्या है ये, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि संविधान को जो लिखा गया है उनके ही द्वारा लिखा गया है। तो उनके द्वारा कहा गया, भारत के जो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है ना, वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। जो ब्रिटेन में जो सम्राट है, भारत के राष्ट्रपति का पद उसी के समान है। किंतु दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, एक तरफ आप देखोगे मूलभूत अंतर इसमें देखने को जो मिलेगा आपको, जहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट का जो पद होता है दोस्तों, ठीक है, वो वंशानुगत होता है। ठीक है,
और यदि हम भारत की बात करें तो ये संवैधानिक रूप से इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। अब वंशागत क्या होता है, राजा का बेटा ये जो होगा वो भी राज करेगा, वो राजा का जो बेटे का जो बेटा होगा वो भी राज करेगा, उसी पद पर वो अपना कार्यों को निर्वाह करेगा, अपने दायित्वों को निर्वाह करेगा। इस प्रकार से वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये कंटिन्यू जो चलता है उसको वंशागत कहते हैं। और भारत में इस प्रकार का किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं होती वंशागत, वो संवैधानिक तौर पे ये चीज़ों को होता है। और देखिए भारत का जो संवैधानिक रूप से जो पद होता है राष्ट्रपति का, उसका निर्वाचन होता है। और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं तो संसदीय जो लोकतंत्र है और गणराज्य, इन दोनों की स्थापना भी इसी के साथ की गई है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण, अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। जो भारतीय संविधान की यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो भाग 5 है उसमें ये कहा गया था संघ सरकार से संबंधित प्रावधान, ठीक है। संघ सरकार से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के ये संघीय कार्यपालिका का वर्णन इसके अंतर्गत संपूर्ण रूप से किया गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संघीय कार्यपालिका का संपूर्ण वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया। देखिए 52 से लेकर 78 तक का जो संसदीय कार्यपालिका का ये वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखने योग्य ये बात होगी। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करेंगे, ठीक। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा तथा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित एकल संकलित मतदान द्वारा किया जाता है, यह उसके द्वारा होता है। अब ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, निर्वाचित कोटा प्राप्त करने वाला जो सदस्य होता है, ठीक है, जो निर्वाचित मतलब जो राष्ट्रपति के लिए जो अपना आवेदन करता है और उसको निर्वाचित होने के लिए जो जीतेगा उसके लिए क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करती हैं। और राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो मतदान की बात करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का और विधान परिषद के सदस्यों का यहाँ पर क्या होता है, मतदान, इन सभी का मतदान यहाँ पर। अब किस प्रकार से होता है मतदान, देखिए कुल डाले गए वैध मत प्लस 2 प्लस 1 ये चीज़ इसके अंतर्गत होता है, जिसको मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, देखिए अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए यहाँ पर अर्हताएं लिखी गई है। देखिए जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अनुच्छेद 58 के अंतर्गत हो गया। देखिए निर्वाचन मंडल कौन सा होगा, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल को यहाँ पर रखा गया है। देखिए अब अनुच्छेद 54 के अंतर्गत कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता या उसमें मत देने का अधिकार है। देखिए जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 500 कितने हैं 545 ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, और साथ ही जो राज्यसभा के जो सदस्य है 245 ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं, 2 कमिश्नरी वाले जो होते हैं वो रहते हैं, और साथ ही जो 543 क्या होते हैं, ये जो सांसद होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य, और 12 क्या होते हैं इसमें जो प्रांतीय रूप से जो चुने जाते हैं, और साथ ही जो राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं 223। अब इसके अंतर्गत देखिए 543 प्लस 233 लोग ही इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो केंद्र संघ के जो लोग हैं वो इसमें क्या करेंगे, प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भाग नहीं ले सकते हैं। अब भाग क्यों नहीं ले सकते हैं, इसमें भी बड़ा शंका है। ये देखिए जो निर्वाचन के अंतर्गत देखिए 30 विधानसभाएं हैं, ठीक है, और भारत में टोटल 30 विधानसभाएं हैं, जिसमें कम से कम जो 60 से 500 तक की ये विधानसभाएं होती हैं। देखिए विधानसभाएं कितने होते हैं, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा का कितने होते हैं कि उस राज्यसभा के अंतर्गत जो राज्य के अंतर्गत कितनी विधानसभा की सीटें होती हैं। किसी भी विधानसभा का जब प्रतिनिधित्व और राष्ट्रपति के जो मतदान के लिए वहाँ पर 60 से कम उसका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ दिखा। अब देखिए इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं जो राज्य, जो राष्ट्रपति को जो अपना मत देते हैं वो होते हैं 28 राज्य इसके अंतर्गत देते हैं। जो मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा था ना,
आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर जो दो सदस्य हैं ये क्या होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के ये सदस्य होते हैं जिनको यहाँ पर ये प्रतिभाग अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 17वां संविधान संशोधन होता था तब इसको जोड़ा गया था पुडुचेरी और दिल्ली को, और 1942 में किया गया जो संशोधन था, दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा के सदस्यों के रूप में ये भाग लेंगे। अब वर्तमान समय में 2019 में इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है कि आपके जो प्रांतीय जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में के जो होते हैं जो लोग, वो लोकसभा के अंतर्गत वो सीधे अब ये 17वां जो संविधान संशोधन किया गया है उसके अंतर्गत ये भाग नहीं ले सकते हैं। और जो ये 12 लोग होते हैं, देखिए इतने तो राज्यसभा के अंतर्गत चुन के तो आते ही हैं, और जो ये आपके जो 12 सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं ये आपको समझना होगा। जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में बैठाए जाते हैं दोस्तों, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनको सीधे डायरेक्ट राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कराई जाती है। और जो 233 होते हैं उनके अंतर्गत राज्यसभा सदस्यों का यहाँ पर निर्वाचन होता है। ठीक है, अब ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ से ये लाए जाते हैं दोस्तों। जो ये 12 सदस्य होते हैं, एक तो कला के क्षेत्र में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवी के रूप में होते हैं या वैज्ञानिक क्षेत्र में होते हैं, या अन्य जो सामाजिक जो विधाएं होती हैं उन क्षेत्रों से इनको चुना जाता है, जिस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 12 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जो 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, इंडिविजुअल जो सदस्य होते हैं वो इस वोटिंग में क्या होते हैं, भाग प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रतिक्रिया के अंतर्गत ये भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य जो एमपी कहलाए जाते हैं, जो विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, और पंचायत और नगर पालिकाएं इसके अंतर्गत होते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो इसके अंतर्गत क्या होगा, जीतेगा, वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत थोड़ा समझेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि वह कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ये क्या करेगा, जमा करेगा, और उसके नामांकन का पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए, तथा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र पर समर्थन भी दिया जाना चाहिए। अब ये क्या है, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात कहूँ आपसे, जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होता है, जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और वो भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, और वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की ओर योग्यता रखता है। अब क्या होता है, जब राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति या अभ्यर्थी जब उम्मीदवार के नामांकन के लिए वो क्या करता है, न्यूनतम 50 ऐसे निर्वाचक के द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव होना चाहिए, और 50 निर्वाचकों द्वारा ये प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसे सदस्यों की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, तो उसके अंतर्गत उसको राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसके अंतर्गत जो मैंने आपको ये बताया था, देखिए जो निर्वाचन मंडल है, जैसे लोकसभा के जो 545 जो सदस्य होते हैं उसमें 543 जो सदस्य होते हैं, इन 543 सदस्यों में से या फिर 243 जो सदस्य जो राज्यसभा के जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इन में से 50 ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन कर रहा है उसको उनके द्वारा समर्थन देना चाहिए। ठीक है, और साथ ही 50 वो सदस्य हो गए, साथ ही 50 ऐसे सदस्य होंगे जो उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे वो सदस्य, टोटल ये 100 सदस्य उसके पास होने चाहिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसके ये नामांकन में उनके साथ हो, तब जाके वो राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, वर्ष 1997 में पूर्व में एक प्रस्ताव और अनुमोदक
की जो संख्या निर्धारित की गई थी पहले, जो 1997 के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, वो 10 निर्धारित की गई थी। बाद में ये संख्या को 50 कर दिया गया था। 50 आपके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही कम से कम 50 ऐसे मतदाता होने चाहिए जो नामांकन पत्र का समर्थन करते हो कि भैया हम इस व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपति के तौर पर हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत जो निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, इसमें निम्नलिखित चीजें होती हैं। आप देखिए, निर्वाचन मंडल कौन होता है। देखिए, निर्वाचक मंडल होता है आपका संसद, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्यसभा विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। अब मैंने इससे पूर्व आपसे कहा था, देखिए जो ये 2 सदस्य होते हैं, जो देखिए आपके 2 सदस्य और 12 सदस्य, जो राज्यसभा में जो ऐसे 12 सदस्य डायरेक्ट इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनको सीधे ऐसे नियुक्त किया जाता है। 2 ये पांडिचेरी और दिल्ली के ये होते हैं, इनको सीधे यहाँ पर लोकसभा के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इन 14 लोगों का यहाँ पर प्रतिभाग या इसका ये निर्वाचन मंडल में ये भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 2 संघ राज्य जो थे दिल्ली और पुडुचेरी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद व सदन व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल सदस्य इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और 1961 का जो 1961 से में जो प्रावधान किया गया था, 1961 में 11वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था कर दी गई थी कि निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। देखिए, निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान होते ही राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव प्रणाली किया जा सकता है। अब कहने का मतलब है, जब 1961 का जो संविधान संशोधन हुआ था 11वां, उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि निर्वाचन मंडल द्वारा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पर तुरंत ही क्या किया जाएगा, निर्वाचन कराया जाएगा, चुनाव प्रणाली किया जाएगा। और अधिकतम ये पद रिक्त कितना हो सकता है, कितने माह के लिए रिक्त हो सकता है दोस्तों, ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त हो सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए दोस्तों, उससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ले जाऊंगा, जो नामांकन के तरफ को ले जाऊंगा राष्ट्रपति। अब देखिए, इसमें एक जमानत राशि होती है, जिसमें जब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए जब नॉमिनेट करता है, अपने आप को इसमें चुनने के लिए करता है, तो उसको क्या होता है, जमानत राशि देनी पड़ती है, जिसमें मैंने ऊपर आपसे जिक्र किया था। प्रत्येक उम्मीदवार को क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने में क्या होता है, 15,000 रुपये की जमानत राशि ये जमा करेगा। यदि वो उम्मीदवार द्वारा जो कुल वैध मत होते हैं, जिसके अंतर्गत 1/6 भाग यदि वो प्राप्त कर लेता है, यदि इतने मत उसे प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जमानत राशि उसे वापस कर दी जाती है। यदि 1/6 के 1/6 के अंतर्गत वो अगर मत प्राप्त नहीं करती, तो उसकी जो 15,000 की जो धनराशि है उसे जब्त कर ली जाती है। ठीक है, इतना तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की यदि मैं बात करूं तो वो किस प्रकार से होता है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 55 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। अब 2 सिद्धांत क्या हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसको हम देखेंगे। इससे पूर्व थोड़ा सा हम कुछ ऐसी चीज़ों पर आपसे चर्चा करेंगे जो रह गई हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में या किसी भी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का यह सदस्य नहीं होगा, और यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य होता है, तो दोस्तों निर्वाचन की जो तिथि है उसका स्थान उस सदन में रिक्त माना जाता है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि जो राष्ट्रपति अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये जो अनुच्छेद है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो राष्ट्रपति अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये आर्टिकल 59 के अंतर्गत है। और 57 आर्टिकल 57 के अंतर्गत क्या कहा गया, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अंदर कहा गया है कि दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में जो
धारण करता है, यदि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है या उसको धारण कर रहा है या कर चुका होता है, तो संविधान में कुछ उपबंध होते हैं जिसके अधीन रहकर वो अपने पद पर जो पुनर्निर्वाचन होता है, ठीक है, उसका वो पात्र होगा और वह कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसमें संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि यदि कोई राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति कितने बार भी चुना जा सकता है। इस चीज़ का जो पुनः निर्वाचन होता है वो ये होता है, वो पात्र होता है कि भैया वो उतनी शर्त पूरी रखता हो तो वो कई बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तब से अगर हम अब तक की यदि बारे में बात करें तो मात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे, एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 बार क्या करा, इस पद पर ये कायम रहे। अगर मैं बात करूं 1950 और 1962 में इस पद के लिए जो चुने गए थे वो अमेरिका में एक व्यक्ति, देखिए अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है, और भारत में ऐसा नहीं है। वो भारत में वो कितनी बार भी चुना जा सकता है, ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ पर आपके समक्ष हमने जो बात की थी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है। अब कभी क्वेश्चन आता है जो संविधान का जो अनुच्छेद है 54 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होंगे, देखिए उसमें संसद के दोनों सदन होंगे, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के जो सदन होंगे उनके निर्वाचक सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे, और साथ ही जो राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, चाहे राज्यों की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य या विधायक इसके अंतर्गत क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपसे यहाँ पर बोला था कि संविधान 17वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत क्या था, उसमें क्या चीज़ों को रखा गया था। देखिए जो संविधान संशोधन था 17वां जो संविधान संशोधन था 1992 के आसपास हुआ था शायद, ठीक है, 1992 में ही हुआ था दोस्तों। उसमें क्या था, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र होते हैं जैसे दिल्ली हो गया और पुडुचेरी, जो संघ की क्या थी, राज्य के विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में क्या होता है सम्मिलित किए गए थे। मगर अब जो 17वां जो संविधान संशोधन कर दिया गया वो 2019 में, तो उसके अंतर्गत अब ये सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति चुनाव में जो निम्नलिखित जो मतदान करने की जो अनुमति किन्हें नहीं है उसको देख लेते हैं। अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के अंतर्गत जिन लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं होती है उनकी तरफ हम कभी ध्यान देंगे। कभी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किसको मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो उसमें देखिए जो लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन मंडल में वो प्रतिभाग नहीं कर सकते। लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, साथ ही जो राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं उनमें जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो वोटिंग होती है उसमें वो वोट देने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति कैसे होनी चाहिए। देखिए पहला है समरूपता तथा संतुलितता और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, ये क्या होती है इसको तरफ हम देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इस पे देखेंगे। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि यह है कि सभी राज्यों की जो विधानसभाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है, देखिए अब किस प्रकार से राष्ट्रपति को नॉमिनेट किया जाता है, उसमें किन किन चीज़ों की प्रणाली और उसका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, वो उसके बारे में ये बात कर रहा है। देखिए सभी राज्यों की जो विधानसभाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों का मान निकालने के लिए एक ही प्रतिक्रिया अपनाई जाती है तथा सभी राज्यों के जो विधानसभाओं के सदस्यों के मत का जो योग संसद के सभी सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होगा। अब कैसे होगा इस पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है उसका भी निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, थोड़ा उसकी तरफ भी हम बात करेंगे। देखिए देखो जो संविधान में जो प्रस्तावना है ना उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व की बात की जाती है यहाँ पर समान रूप से, और साथ ही जो राज्यों और संघ के मध्य में समानता हो, और इसके लिए जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं और जो संसद के प्रत्येक सदस्य के मत की जो संख्या होती है वो निम्न प्रकार से उसको वर्णित किया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखोगे, देखिए प्रत्येक, इसमें देखिएगा मैं जो चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रत्येक विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जो उनके मतों का जो मूल्य होता है, ठीक है, साथ ही जो राज्य की जो कुल जनसंख्या को, ठीक है, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों का जो मत का जो मूल्य होता है उस राज्य की जो जनसंख्या होती है, राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचक जो सदस्य होते हैं 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा उसे भाग देने ये प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे एक विधायक का जो मूल्य होता है, का मत का जो मूल्य होता है वो किस प्रकार से होता है, मैं एक यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक विधायक के जो मत का जो मूल्य होता है, अगर हम बराबर देखेंगे तो राज्य की कुल जनसंख्या प्लस राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणा 1/1000 ये रखा गया। ठीक है, अब विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। राज्यों की विधानसभाओं का जो मैं एक विधायक की बात कर रहा हूँ उसके मत का मूल्य यहाँ पर राज्यों की जो कुल जनसंख्या कितनी है राज्य की और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या और गुणा 1/1000 ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। और संसद के सदस्यों के मत का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है, उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक जो सांसद होता है उसके मूल्य का मत की यदि हम बात करें तो वो किस प्रकार से होता है। सांसद की बात करूं तो सांसद के वो भी क्या होता है, कुल राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग, जितने भी जो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके मत का योग का बारे में बात करें, और जो सांसद होता है उन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का ये योग होता है। ठीक, इसके अंतर्गत उसको नॉमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे एकल संकरणी सिद्धांत 1 वोट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदाताओं द्वारा मतदान वीरता क्रम में दिया जाएगा। देखिए, यदि एक पद के लिए एक से अधिक यदि सदस्य हैं या उम्मीदवार हैं तो मतदाताओं द्वारा मतदान वीरता क्रम में दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से वीरता क्रम में दिया जाता है। पहले जो मत देगा राष्ट्रपति का पद रिक्त निम्न में से रीति से होगा। देखिए, जो राष्ट्रपति का पद हो निम्न रीति से ही इसका निर्वाचन होता है, जो वोटिंग होती है। देखिए, जो कार्यकाल पूरा होने पर या जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब राष्ट्रपति के पद पर निम्नलिखित जो रिक्त माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद से किसी कारणवश त्याग पत्र दे देता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो उस कार्य को उस पद पर आसीन होने की क्षमता नहीं रखता है या वो समझता है कि मैं इस पद पर अब ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता, अपने आप को उस पद के योग्य नहीं समझता है, तो वो अपना स्वयं उस पद पर त्याग पत्र दे सकता है। या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर ये पद पर, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंतर्गत इस पद को भर दिया जाता है। या महाअभियोग द्वारा जब राष्ट्रपति संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध जाकर यदि कोई ऐसे कार्य करता है तो जिसके अंतर्गत महाभियोग द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। या फिर निर्वाचन रद्द हो जाने की स्थिति पर क्या हो जाता है, ये वोटिंग की जाती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर है कार्यकाल पूरा होने को छोड़कर बाकी 4 जो विधाएं होती हैं, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत उसको संपन्न किया जाना चाहिए, उसको उसका पद को फिलअप कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, जितना भी अगर अंतराल होता है, जब कोई राष्ट्रपति या अपने पद से त्याग पत्र देता है, किसी भी परिस्थिति से या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर इस पद को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद या कार्यकाल के पूरा होने
पर तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, ये सभी राज्यों के लिए भी ये अप्लाई होता है, जैसे प्रधानमंत्री या राज्यपाल या कहें मुख्यमंत्री, ये सभी पर ये चीज़ें लागू होती। देखिए, राष्ट्रपति के गैर हाजिर में उपराष्ट्रपति व दोनों की गैर हाजिरी में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार ये संभालते। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति उस समय गैर हाजिर होता है और साथ ही उपराष्ट्रपति भी, ये दोनों किसी परिस्थितियों की वजह से नहीं होते हैं, तो इस पद को, जो इसकी पद की जो गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए इसको जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इसका कार्यभार संभाला जाता है, उनकी देखरेख में ये पूरा चीज़ चलता है। और 6 माह के भीतर इस पद को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में अब तक एक बार अर्थात 1977 में श्री नीलम रेड्डी, संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, पहली दफे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो 1977 में नीलम संजीव रेड्डी जी को क्या कहता है, निर्विरोध राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर चुना गया था। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से पहले संबंधित विवाद का विलेखन उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति के पद पर यदि किसी प्रकार का क्या है विवाद है या किसी प्रकार की कोई विनय निश्चितता हो उसके अंतर्गत या कोई शंका इत्यादि हो, तो ये चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश इसको देखेगा, उसकी देख रेख में इन चीज़ों को होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली जो बात होगी दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मतगणना के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो वोटिंग किस प्रकार से होती है, जैसे राष्ट्रपति के पद के चुनाव में जो मतगणना के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया क्या की जाती है, एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो प्रत्याशियों के द्वारा जो वही प्रत्याशी जो सफल घोषित होता है, जो क्या होता है, जो कुल मतों का 50% से भी अधिक मत यदि जिसे प्राप्त होता है, तो इस मतों का जो न्यूनतम कोटा होता है, ठीक है, उसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। जैसे न्यूनतम कोटा क्या होता है, जैसे कुल वैध मतों की जो संख्या होती है साथ ही बट्टे कुल स्थानों की संख्या +1 वो होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, इनकी गणना की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग होने वाले जो मत पत्र में सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में इसे मत देने का ये प्रावधान किया गया है। मैंने इसको आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। इन अनुच्छेदों को आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किस चीज़ का जिक्र किया गया, कभी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और साथ ही यदि पूछा जाएगा अनुच्छेद 54 में, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 52 से लेकर 78 तक का ये पूरा चीज़ें होती हैं। देखिए 54 में क्या करा जाता है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यहाँ पर तैयार किया जाता है, वो निर्वाचन मंडल होता है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसके अंतर्गत होती है। और यदि मैं बात करूँ आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदवी के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, उसके बारे में संपूर्ण जो लेखा जोखा जो संविधान के अंतर्गत है उन पर बात होती है। और अनुच्छेद 57 में क्या गया, पुनर्निर्वाचन के लिए ये पात्र, जो ऐसा होता है कि यदि कोई पहले राष्ट्रपति था या फिर पुनः उसी राष्ट्रपति को यह नियुक्त हो गया, इस प्रकार की कार्यप्रणाली इसमें होती है। और अनुच्छेद 58 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं रखते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें उसके पद में होंगी, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत मेंशन की गई हैं। और अनुच्छेद 60 में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान जो लिया जाता है, किस प्रकार से शपथ लिया जाएगा, वो सारी चीज़ इसके अंतर्गत मेंशन है। और अनुच्छेद
61 के अंतर्गत सर इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रतिक्रिया की गई है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 62 में कहा गया है, राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त हो जाने पर भरने के लिए निर्वाचन पद्धति में व्यक्ति की पदवी की जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को कुछ इसमें अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे क्षमादान और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें वो दंड देने के लिए कुछ अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 73 के अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका और शक्ति का इसमें क्या होता है, विस्तार होता है, ठीक। अब यदि मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ अन्य बातें आपको कहूं दोस्तों, तो उसमें जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 1952 जो अधिनियम 1952 में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखेंगे, मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें इसमें वरीयता के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो बारे में बात करूँ वो तो अब मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने योग्य जो बात है, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो होता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पदाधिकारी कर्तव्यों और निर्वहन संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहने के लिए शपथ ग्रहण करता है इसमें, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ राष्ट्रपति जो सामान्य तौर पर 25 जुलाई को शपथ लेगा, ये इसके अंतर्गत का कि एक निर्धारित तौर पर इसको मैं डेट मेंशन किया 25 जुलाई को वो शपथ लेगा। और कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये कार्यकाल का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का ये कार्यकाल। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा हमेशा 5 साल के लिए होता है और शेष अवधि के लिए नहीं होता है, ठीक है, इतना आप ये ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान द्वारा इस संदर्भ में मौन नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रकार से वो नहीं है। अब उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सर्वप्रथम सूचना देना होता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद या रिक्त हो जाता है या फिर उस पर कार्यप्रणाली होती है या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वो अपना सर्वप्रथम किसको बताएगा, या उपराष्ट्रपति को बताएगा या फिर राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्र जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होगा, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कुछ दिए गए हैं। पद पर रहते हुए कोई भी न्यायालय नोटिस जारी नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर है तो न्यायालय द्वारा उसको किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा यहाँ पर। दूसरा, यदि पद के दौरान फौजदारी या दीवानी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उस पर, ठीक है। और दीवानी मामले में राष्ट्रपति को 2 माह की और पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति से पूछताछ की जा सकती। यदि आप राष्ट्रपति से किसी भी संबंध में या मामले में यदि चर्चा करनी चाहिए, दीवानी मामलों पर यदि कोई बात रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व उसकी सूचना देनी होगी, तब जाके आप राष्ट्रपति से क्या कर सकते हो, उस पर चर्चा कर सकते हो। देखिए महाभियोग जो होगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत होगा और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बात की गई हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली होती है वो बहुत ही जटिल होती है, उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए माना कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होता है A, B, C और D मान लीजिए 4 कुल प्रत्याशी हैं, ठीक है। और मतदान के बाद प्राप्त वैध जो मत होते हैं मान लीजिए 3000 हैं, तो अब उन्हें न्यूनतम कोटा की यदि हम बात करेंगे तो उसमें 1501 ये हुआ उसका न्यूनतम कोटा। अगर हम बात करें तो माना कि जो प्रथम वरीयता में जो
है ए बी सी और डी की जो हमने बात करी, जैसे मान लीजिए प्रथम ए को आपको 1100 मिले, या बी को 800 मिले, सी को इसमें 750 मिले, या डी को 350 मत ये प्राप्त हुए, तो इस प्रकार को इसको चुना जाता है। और किसी भी उम्मीदवार को जो न्यूनतम कोटा होता है, जो 1501 पद 1501 जो मत होता है वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है जो सबसे कम होता है, ठीक है, जो सबसे कम मत जो प्राप्त होते हैं 350 ये मत प्राप्त करने वाला जो प्रत्याशी होगा वो डी व्यक्ति के तौर पे होगा, ठीक है। और जो डी होगा उससे क्या निर्वाचन प्रणाली से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और जो 350 मत जो प्राप्त होता है उसे वरीयता के रूप में द्वितीय स्थान में उनको रखा जाता है। इस प्रकार से इसकी जो मतगणना होती है, इस प्रकार से उसको इस कोटे के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रत्याशी को जो न्यूनतम जो कोटा नहीं होता है, जिसके बाद नहीं प्राप्त हो पाता है, तो प्रथम वरीयता के आधार पर जो सबसे कम जो मत प्राप्त करने वाला जो प्रत्याशी होता है जो बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रथम वरीयता वाले जो मत प्राप्तों में जो अंकित जो वरीयता सूची में दूसरी की बात की थी, उसमें क्या होता है, मतों को जो अन्य प्रत्याशी होते हैं जिसे जो प्रथम वरीयता में जो मतों को उसके अंदर जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद जो द्वितीय चक्र इसके अंदर जो सेकंड राउंड की जो वोटिंग होती है, उस मत की जो गणना की जाती है, तो द्वितीय चक्र के अंदर जो मतगणना के बाद किसी भी जो प्रत्याशी होता है उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करना होता है, ठीक है, वो पहले राउंड में होता है। और उसके साथ ही जो प्रतिक्रिया होते हैं तब से लेकर अब तक जो जारी किया जाता है वो एक प्रत्याशी को ही यहाँ पर क्या होता है, कोटा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जब तक किसी भी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए तब तो उसको क्या होता है, उसको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हमने अभी बात करी थी दोस्तों आपसे राष्ट्रपति के कार्यकाल की, यदि हमने बात करी थी, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, उस पर हम चर्चाएँ करेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि अभी हमने तो अब आपसे बात करें कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पर महाभियोग के संबंध में यहाँ पर जो बात करते हैं, उससे पहले हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब अनुच्छेद 56 में, ठीक है, अनुच्छेद 56 के अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पद पे जो ग्रहण करेगा, जिस तिथि से वो उस पद पर नॉमिनेट होगा तब से लेकर 5 वर्ष तक उसी पद पर वो धारण होगा। और जब वो राष्ट्रपति के पद से जिस दिन उसका कार्यकाल समाप्त होगा तो वो उपराष्ट्रपति को एक संबोधन पत्र हस्तलिखित देगा, वो राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देगा, जैसे ही किसी भी राष्ट्रपति को, यदि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद से अपना इस्तीफा देता है तो वो किसको देगा अपना इस्तीफा, राज्यसभा का अध्यक्ष को देगा, जो होता है आपके उपराष्ट्रपति को अपना क्या देगा, ये अपना त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र मिलते ही, ठीक है, त्याग पत्र मिलते ही इसकी सूचना तत्काल वो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा, ठीक। राष्ट्रपति को संविधान के का जो अतिक्रमण की बात करूं करने पर अनुच्छेद 61 में क्या होता है, उपबंध महाभियोग की प्रतिक्रिया होती है। यदि वो राष्ट्रपति अपने पद का यदि दुरुपयोग करता है, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये प्रतिक्रिया की जाती है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति जो अपने पद की जो अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक वो पद को धारण करेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जो जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता तब तो वो उस पद पर ही आसीन रहेगा, ठीक। या फिर हम जो बात कर रहे थे राष्ट्रपति का जब पद पर जब यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका त्याग पत्र होता है या महाभियोग होता है या किन्हीं कारणों से वो यदि वो पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के तब तक, जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक उसका कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेगा। उसके पद की जो चीज़ें होती हैं वो उपराष्ट्रपति के
पास सारी शक्तियाँ उसके पास चली जाएंगी, उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, यदि मान लिया जाए यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश इस पद को अपने हैंड ओवर ले लेंगे। जब तक कि ये पद रिक्त है तब तक ये सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्चतम वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इस पद पर क्या रहेंगे, कार्य हमेशा करते रहेंगे। यदि मान लीजिए दोस्तों पद रिक्त होने की तिथि से, जब मान लीजिए जिस दिन से वो पद रिक्त है उस दिन से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति की नियुक्ति इस समय हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं या संविधान की जो अन्य उपबंध होते हैं उसके अधीन रहते ही इस पद की क्या होना चाहिए, पुनः निर्वाचन या कहें री इलेक्शन का पात्र जो होगा उस व्यक्ति को कितनी भी बार इस पद पर राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इसका उल्लेख भी संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, कि भैया एक व्यक्ति को एक ही बार राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, तो संविधान में इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर कितनी बार भी एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे, हमने आपसे यहाँ पर जो चर्चा की थी कि भैया राष्ट्रपति के पद पर जो यहाँ पर देखने योग्य होगा, जो हमने कहा था कि राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार मिले हैं, जो राष्ट्रपति जो अपने ये देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया जाता है वो किस प्रकार से होता है उस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को उसकी पद की क्या दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस कंडीशन में ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को उसकी पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, ये इतना समझिए। अब राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का जो पद का कार्यपालन करूंगा, ये पद शपथ लेते हैं और संविधान और जो विधि का संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा, ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। और जो तीसरा बिंदु उसके अंतर्गत आता है वो कहते हैं जनता की सेवा एवं कल्याण में हमेशा निरंतर अपना योगदान देता रहूँगा। राष्ट्रपति का जो शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद आर्टिकल 60 में उसका जिक्र किया गया है। 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति का क्या किया गया उससे संबंधित यहाँ पर ये बात की गई है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा जाएंगे राष्ट्रपति के वेतन की तरफ, हम थोड़ा सा अग्रसर होंगे कि राष्ट्रपति का वेतन किस प्रकार से होता है, कितना उसको मिलता है, या ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। अब देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्तों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को निःशुल्क जो शासकीय निवास यहाँ पर दिया जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं, वो उपलब्ध कराया जाता है और राष्ट्रपति को उन सभी उपलब्धियाँ जो प्राप्त होती हैं, जैसे उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो, उसके भत्ते होते हैं, वो हकदार होगा। जो संसद द्वारा जो समय समय पर जो निर्धारित किए जाते हैं, जो भत्ते वेतन जो सारी चीज़ें हैं उसको दी जाती हैं। और राष्ट्रपति का जो पद का जो वेतन एवं पेंशन का यहाँ पर संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार यदि मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपया राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगर हम वर्तमान समय में राष्ट्रपति के वेतन की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों वो आपके 5 लाख रुपये उन्हें दिया जाता है। पहले क्या था, अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्तमान समय में राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है तो आप 5 लाख लिखिएगा, वहाँ पर 1.5 लाख रुपये मत लिखिएगा। राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्तों से संबंधित अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो निधि होती है, जो फंड जो राष्ट्रपति को जो दिया जाता है उससे प्रदान किससे किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति जो अपना वेतन और भत्तों पर जिसे आय कर उसे नहीं देना पड़ता। यदि राष्ट्रपति आपका 1 करोड़ रुपया भी ले रहा है, ठीक है, या कितनी भी वो संपत्ति
गेन कर रहा है, उसको कितना भी पैसा मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसे कितना कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा और टैक्स के दायरे से राष्ट्रपति के पद को मुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद जो 59 की बात कर रहा था उसके अंतर्गत 59(4) के अंतर्गत की बात कहूँ तो उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल के दौरान उसे जो प्राप्त होने वाली जो उपलब्धियां होती हैं, जो जैसे भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा राष्ट्रपति से संबंधित था। अब जो हम कल जो चर्चा करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो कल का जो टॉपिक रहेगा, अनुच्छेद 61 से 61 का जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग चलाया जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग किया जाता है, किस प्रकार से उस पर चार्जेस की जाती हैं, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।